नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लर्निंग और मेथड के बारे में, अधिगम और जो उसके मेथड होते हैं, कैसे सिखाई जाती है, इन सब के बारे में। चलिए पहले देख लेते हैं कितना आया है आज तक क्वेश्चन लर्निंग और मेथड्स के रिलेटेड। 15 क्वेश्चन आए हैं भाई। लर्निंग से 15 क्वेश्चन आए हैं और 11 क्वेश्चन आए मेथडोलॉजी से। ये है पेपर 1 का। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो 22 और 10, ठीक है, 22 क्वेश्चन तो लर्निंग से आए हैं और 10 क्वेश्चन मेथड से आए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या है। अच्छा हाँ, इसके रेफरेंस में अगर मैं बताऊँ कि आपको अगर इससे रिलेटेड और चीज़ें पढ़नी हो तो NCERT साइकोलॉजी क्लास 11th उसका 6ठा चैप्टर है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से NIOS DLED का, ठीक है, DLED के अंदर है एक लर्निंग वाला पार्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर खाली सीटेट के लिए पढ़ना है तो ये एनफ है, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं करूँगा। लर्निंग एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है और जितना पढ़ो उतना कम है। इसके बारे में हम बात करेंगे उतना ही जितना हमारा सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है, जिन चीज़ों से पहले तो आता है लर्निंग के अबाउट, जैसे फैक्ट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में। तो हमारा भैया जो डेवलपमेंट था वो भी ग्रेजुअल था और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था। इसी तरह से इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, ग्रेजुअल है, कंटिन्यूस है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हमारा। धीरे धीरे होता है हमारा, लगातार होता रहता है और जीवन पर्यंत तक होता रहता है। भैया हिंदी वालों आ जाओ, चलो सीखने के तथ्य है। इंग्लिश वालों को तो शायद दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि उनके पास हिंदी लैंग्वेज भी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ वर्ड मेरे को ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सीखना क्या है? सीखना है मीनिंग मेकिंग। मीनिंग मेकिंग यानी कि अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण क्या होता है कि हमें चीज़ें रटनी नहीं है, हमें अर्थ बनाना है। ठीक है, ये एनसीएफ के बारे में भी, एनसीएफ के टाइम पे भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि मीनिंग मेकिंग होती है हमारा जो सीखना होता है, कि उसका समझ पाए हम, है ना। ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण, ठीक है, जो हमारा नॉलेज का कंसेप्ट है। ठीक है, एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। खुद के एक्सपीरियंस से हमें जो नॉलेज बनानी है, नॉलेज स्ट्रक्चर बनाना है, उसी को हम कहते हैं एक्टिव क्रिएशन है, उसी को हम कहते हैं लर्निंग। टेक्स प्लेस इन सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट में हमारा रहता है, ये सामाजिक परिवेश में घटित होता है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की तत्परता की बहुत आवश्यकता होती है। बच्चे की रेडीनेस, स्टूडेंट रेडी होना चाहिए, तभी आप उसको सिखा पाएंगे। इसी वजह से हमारा ज़्यादातर टाइम जो, या पेडागोजी के अंदर भी हम जो बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि बच्चा रेडी कैसे हो। हमारी बात वो होती है ना, रेडीनेस होनी चाहिए। चलिए अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग भैया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अलग अलग पेपर में आपसे पूछा जाता है और बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। देखो भाई, पहला तो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है लर्निंग रिलेटेड फैक्टर। जो इंटरनल फैक्टर होता है लर्नर रिलेटेड, एक होता है एनवायरनमेंट फैक्टर। अगर मैं पढ़ रहा हूँ ना, मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे से रिलेटेड फैक्टर जो भी होंगे वो सारे लर्नर रिलेटेड हैं। मैं कितना मैच्योर हूँ, ठीक है, मैं कितना परिपक्व हूँ, इसी तरह से मैं कितना मोटिवेटेड हूँ लर्निंग को लेके, मेरी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ कैसी है, मैं बीमार हूँ या मैं उदास हूँ, कैसा हूँ, मेरे रेडीनेस क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे लर्निंग स्टाइल क्या है। मतलब मुझसे रिलेटेड जो सारी चीज़ें होंगी वो होगा लर्नर रिलेटेड, अगर मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या होंगे, बाह्य वाले कौन से होंगे भैया? जो टीचिंग स्ट्रेटेजी, अब जो पढ़ा रहा है बच्चा, ठीक है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसे घर में रहते हो, ये सारी चीज़ें, मतलब कि जो भी अगर मैं बात करूँ, लाइट कैसी है उधर, क्लासरूम कैसा है, ये सारा है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, मतलब कि आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल कैसा है ना, अपर स्टैंडर्ड है, लो स्टैंडर्ड है, कैसा भी है, ये सारा आपका एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। टीचर कैसा है, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, टीचर कैसे बात करता है, टीचर की नॉलेज क्या है ना, ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। ठीक है, हो गया भैया। बाहरी कारक हो गए आपके, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, शिक्षार्थी संबंधित कारक। देखिए एक पॉइंट मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मेरे को नोट्स के अंदर डालना चाहिए, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट है? वो होता है, अगर मैं मान लो थोंडाइक करवाता तो थोंडाइक में करवाता वो
लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि इससे एक आधी कोई क्वेश्चन आया होगा, सीटेट में आया होगा तो, लेकिन ये और एग्जाम के अंदर आ जाता है, इस वजह से बता रहा हूँ इसको। ये क्या है, ये भैया नोट्स में नहीं है ये कंसेप्ट, लेकिन समझ लेना, ये आप वैसे नोट कर लेना। एक होता है हमारा पॉजिटिव लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ। 3 तरह की लर्निंग होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव क्या होती है, पिछला सीखा हुआ हमारा काम आ रहा है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, समझना, लेकिन इसको पिछला सीखा हुआ हमारा काम आ रहा है। मेरे को प्लस करना सीखा था मैंने, ठीक है, वो अब मेरे को आगे क्वेश्चन सोल्व करने में मेरे को काम आ रहा है, तो ये हमारा हो गया। या साइंस के न्यूमेरिकल सोल्व करने में मैथ्स काम आ रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया, ठीक है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है जब हमारा काम ना आए। किसी बंदे को रोटी बनानी आती है, अब उसको कह रहे हैं कि तेरे को कार सीखनी है, तो कोई रिलेशन है क्या उसके अंदर, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ये होता है हमारा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है कि जब हमारा पुराना सीखा हुआ हमारा नए सीखने में बाधा उत्पन्न करे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो समझना इस चीज़ को कि हम कई बार ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए जैसे पाकिस्तान के अंदर उनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, या ये चीज़ है। देखो प्रॉब्लम ये इंडिया के अंदर भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा क्यों है, उसका रीज़न शायद एक और है, वो क्योंकि उर्दू। अब देखो उर्दू मैं लैंग्वेज के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं लिखने के हिसाब से कह रहा हूँ। समझना एक चीज़, मान लीजिए किसी बच्चे ने उर्दू लिखना सीख लिया, तो अब उसको कह रहे हैं कि अब तू हिंदी लिख या इंग्लिश लिख, तो उसको दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, आपको पता है कि उर्दू उसका हाथ कैसे जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखी जाती है उर्दू, उल्टी, है ना, बुक्स भी उल्टी पढ़ी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ये वाली चीज़ है ना, ये चेंज होगी। किसी ने इंडिया के अंदर, जो इंडिया में होता है, इंडिया में कहाँ होती है ड्राइवर की सीट, कहाँ होती है ड्राइवर की सीट, होती है राइट हैंड साइड में, ठीक है, इंडिया में सीख लिया उसने। और जैसे ही अगर वो बाहर गया तो उसको लेफ्ट हैंड साइड की सीट से वो अब ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको दिक्कत आएगी। पुराना जो सीखा हुई चीज़ आपके आने वाली चीज़ के अंदर दिक्कत देने लग जाती है ना, तो आपकी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि पहले आप नोट्स मत पढ़ो। नोट्स अगर पहले पढ़ लोगे तो आपका कुछ परसेप्शन कुछ और बन जाएगा नोट्स से रिलेटेड, जो मैं डालना चाह रहा हूं वो नहीं बनेगा। और अगर आप नहीं पढ़ोगे और डायरेक्ट यहां से पढ़ोगे तो आपका क्लियर होगा, वरना वो दिक्कत आएगी आपके उसमें। अगर आपने दिमाग में गलत कंसेप्ट बैठा लिया तो उसको पहले पॉलिश करना पड़ेगा और फिर नया कंसेप्ट डालना पड़ेगा, तो ये होता है ना। देखो मैं थोंडाइक का ये मानना था कि कोई भी चीज़ मुश्किल या आसान नहीं होती, वो डिपेंड ये करती है कि पिछला कितना ज़्यादा कॉमन है, किसी चीज़ का कितना कॉमन है। अगर कोई पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है कहीं पे, तो वो हमारे लिए आसान है कि ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ी थी। लेकिन अगर जैसे ही कोई बेशक कितनी ही आसान चीज़ है लेकिन वो नहीं आती है ना हमारे सामने, तो वो हमें मुश्किल लगती है ना। और कितनी ही आसान चीज़ है लेकिन अगर वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है तो वो हमें और मुश्किल लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ थी भाई, छोटा सा कंसेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अब देखो बंडूरा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। सोशल लर्निंग, सोशल मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल कोग्निटिव अप्रोच, इन सारे नाम से जाना जाता है इसकी थ्योरी को, तो आप समझ लेना ये बंडूरा की है, ठीक है। अब बाय बंडूरा, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, सामाजिक मॉडलिंग, देख समझकर सीखना, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ध्यान देना, अटेंशन प्रोसेस, इसके अंदर इनके स्टेप्स थे या प्रोसेस बताऊं जो बंडूरा ने कहा था। बंडूरा क्या कहते थे, बंडूरा ये कहते थे हम जो भी चीज़ें सीखते हैं ना, हम कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं, एक दूसरे को इमिटेट करते हैं और तभी हम सीखते हैं, ठीक है। तो उसके प्रोसेस है तो वो बताऊंगा। पहला प्रोसेस था ध्यान देना प्रक्रिया। हमें कोई बंदा बढ़िया लगा और उसके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन हम पूरी तरह उसके जैसा नहीं बनना चाहते। उसकी कोई एक जो मेन की पॉइंट होगा ना उसको लेना चाह रहे हैं, जो हमें लगता है कि अच्छा इसका तो हेयर स्टाइल अच्छा है तो हम उसका हेयर स्टाइल ले लेंगे, है ना। जो वही वाली बात होती है ना जिसमें घर वाले हमको ये कहते हैं कि अगर तू उसको कॉपी कर रहा है तो पूरी तरह से कॉपी करना, वो तो इतना मेहनती भी है, वो तो काम भी करता है, तू क्या उसकी बस गलत आदतें कॉपी कर रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो है कि हमें जो चीज़ अट्रैक्ट करती है हम बस उस पॉइंट को कॉपी करते हैं। हेयर स्टाइल कर लिया, किसी का चलने का स्टाइल कॉपी कर लिया हमने, किसी के बात करने का स्टाइल कॉपी कर लिया,
तो ये होता है ध्यान देने की प्रक्रिया, ये होता है अटेंशन प्रोसेस। अटेंशन हम किसी एक चीज़ पर देते हैं भाई, पहली बात तो ये हो गई, अटेंशन हम किसी एक चीज़ पर देते हैं, ठीक है, जो हम सीखना चाहते हैं। तो पहली प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, हम अटेंशन दे रहे हैं। फिर आता है रिटेंशन प्रोसेस। रिटेंशन प्रोसेस हम उसको याद रख रहे हैं, है ना, हमें उसको स्टोर करना है। पहला हमारा होता है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला तो हम उस चीज़ को याद करें कि अच्छा वो बात कर रहा था तो वो कैसे बात कर रहा था, है ना। और दूसरा हमारा प्रोसेस होता है कि हम उसकी रिहर्सल करते हैं, बात कर भी रहे हैं और रिहर्सल भी कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है रिटेंशन प्रोसेस, है ना। बात की हमने और उसके बाद उसकी रिहर्सल करी, ये हमारी रिटेंशन प्रोसेस कि हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपका होता है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है कि हम फिजिकल एक्शन, जब द बिहेवियर हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड इनटू फिजिकल एक्शन। मान लीजिए कोई बंदा सचिन को देख के, सचिन को देखा उसने, उसका कोई एक शॉट देखा, उसका एक शॉट उसने देख के उसको याद कर लिया, उसके बाद में उसकी रिहर्स करी। लेकिन एक होता है रिहर्स करना और एक होता है उसके ऊपर मास्टरी करना। इसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत होगी। तो उसको एक्चुअल मैच के अंदर उसको यूज़ कर रहा है और वो कर रहा है, तो वो होता है उसका मोटर रिप्रोडक्शन। उसका क्या होता है, मोटर रिप्रोडक्शन होता है। और उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं स्किल की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर हैंड आई कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं है तो आप चाहे कितनी भी स्किल यूज़ कर लो, आपका ये मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। इसके अंदर होता है वी एक्चुअली प्रैक्टिस द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। हमें सीक्वेंस ऑफ एक्शन को हम प्रैक्टिस करते हैं। मोटिवेशनल प्रोसेस, ठीक है, मोटिवेशनल प्रोसेस क्या होता है भैया, ये स्क्रीनशॉट ले लो। पुनः निर्माण की गतिक क्रिया, व्यवहार को शारीरिक क्रियाओं में बदलना पड़ता है। हमें वास्तु में कार्यों के अनुक्रम का अभ्यास करना होगा। प्रेरक क्रिया यानी कि मोटिवेशनल प्रोसेस, ये क्या होती है, बच्चा मोटिवेट रहे उस चीज़ को लेके, है ना, मोटिवेशन मिले। मान लीजिए आपने कोई हेयर स्टाइल रख लिया किसी का, है ना, या आप खेल रहे हो, आपने सचिन को कॉपी करने लग गए, अभी तक आपको स्किल भी आ गई। लेकिन अगर आपको कोई ये कह दे कि तू तो बेकार लग रहा है या तू तो गलत खेल रहा है, तो ये कर रहा है, तो उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जैसे ही लोग उसकी तारीफ करने लग जाएंगे ना, तो वो मोटिवेट होगा और ज़्यादा कॉपी करने के लिए, और ज़्यादा स्किल वो करने के लिए। तो ये चीज़ होता है आपका प्रेरक प्रक्रिया। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इसको लेके बहुत सारे लोग शक्तिमान का एग्जाम्पल दे देते हैं कि शक्तिमान पहले शक्तिमान को देख के लोग मर गए और वो सारी चीज़ हुई। तो यार वो चीज़ इसके अंदर नहीं होती भाई। इसके अंदर हम कॉपी कर रहे हैं, इसको देख के हम कूदना कॉपी करना नहीं है, हम तो वो तो दूसरे बंदे के ऊपर छोड़ रहे हैं ना। और जबकि ये फैक्ट भी गलत है, अगर मैं बताऊं तो ये फैक्ट भी गलत है। वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको जिसके अंदर बाद में बताया गया है कि ये फैक्ट सारे गलत थे, जिसके अंदर केस भी हुआ था और वो केस जीत गए थे शक्तिमान वाले, कि कोई भी कहीं से भी कूद रहा है उसको सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाता था उस टाइम पे शक्तिमान से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, इसके बाद में आपको ये मिल जाएंगे भाई लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन। ये जो मैंने बुक लिखी थी इजी सी टेट बुक, ये उसका पार्ट है भाई, ठीक है, आप कर सकते, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको दे दूंगा, ये आपको टोटल है उस टाइम पे जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे थे, इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट मेथड, जो भी 45 वो मैंने एक जगह नोट कर लिए थे। लास्ट में हमारी बुक में ये पेज था, तो उसका वही बुक ही है एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए अब आ जाता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब देखो भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है मेथड्स के अंदर, अगर मैं बात करूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में समझ लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो इसके अंदर हमें पहले तो प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब गोल्स के अंदर डिवाइड करते हैं हम, एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा हमारा इम्प्लिसिट हिंट गिवन होते हैं इसके अंदर जो हिंट दिए होते हैं ना, हम अलग से नहीं देते, उसके अंदर खुद ही दिए होते हैं, अंतर्निहित संकेत दिए जाते हैं, है ना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी है कि हमारा करिकुलम थोड़ा सा लचीला हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा करिकुलम, ठीक है, पाठ्यक्रम लचीला हो।
ये अंतर्दृष्टि के आधार पर आधारित है। जैसे कि मैंने बताया कि लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड है, उसके अंदर एक इनसाइट थ्योरी भी आती है कोहलर की, ठीक है, उसके बारे में भी कभी बाद में बात करेंगे जब उससे रिलेटेड हम कोई और टेस्ट की तैयारी करेंगे, क्योंकि सीटेट के अंदर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अंतर्दृष्टि के आधार पर है भाई। अंतर्दृष्टि क्या है? अंतर्दृष्टि यही होती है कि मान लीजिए कोई चीज़ आप एक टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे वो सोल्व नहीं हुआ, लेकिन आप दोबारा लेकर बैठे तब एकदम सोल्व हो गया, या आप कुछ और काम कर रहे थे तब एकदम सोल्व हो गया। तो ये कहीं ना कहीं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के आधार पर आधारित है। तो ये प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड भी। अपसारी उत्तर होते हैं, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। आपका लक्ष्य निर्धारित होता है, रुक जाओ, लक्ष्य निर्धारित होता है आपका भाई, ठीक है। गोल डायरेक्टेड होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। स्किल लर्न एंड प्रैक्टिस्ड, हमारी जो स्किल होती है उसको लर्न किया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। ये एक स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की स्किल है, जिसको बार बार हम लर्न कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, इसके कुछ स्टेप हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड है। इसी तरह से कंसेप्ट मैप के आपको बारे में पता होना चाहिए। कंसेप्ट मैप क्या होता है? कंसेप्ट मैप ये होता है कि एक पेज के अंदर आपने सब कुछ कर दिया, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एक कंसेप्ट बन गया आपका। कंसेप्ट मैप की कोई एग्जांपल मैं आपको आगे वाली क्लासेस में दिखाऊंगा क्या होता है ये। और या फिर आपके पास में अगर कोई केवी का स्पोर्टिंग मटेरियल हो ना, तो उसके अंदर कंसेप्ट मैप स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा देते हैं वो लोग। मतलब आपको एक पेज होगा जो एक पेज के अंदर आप समझ जाएंगे। जो भी अच्छा टीचर होता है वो कंसेप्ट मैप जरूर बनाता है टीचर्स के लिए, वो बच्चों के लिए, जिससे वो बच्चे एक दूसरी चीज को रिलेट कर पाएंगे। तो वो होता है कंसेप्ट मैप हमारा, है ना। चलिए, समस्या स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। समस्या हल करने के आधार पर संकल्पना मानचित्र या सिद्धांत चित्र ये था। अब देखो भाई, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ब्रेंसफोर्ड ने दिए हैं। आइडियल बोलते हैं इसको, आइडियल मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। आइडियल मॉडल के अंदर क्या होता है? पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम डिफाइन करते हैं उसको, ठीक है। फिर होता है एक्सप्लोर करते हैं सॉल्यूशंस को, ब्रेनस्टॉर्मिंग, खुद के ऊपर दिमाग लगाते हैं और ये सारी चीज़ करते हैं। पहले क्या किया हमने? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर प्रॉब्लम को अपने समझा अच्छे से, ठीक है। फिर उसके सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने लग गए, फिर उसको कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, फिर उसको ये देखा, फिर उसको सोल्व करने की कोशिश की, है ना। और फिर लुक बैक एंड इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ योर एक्टिविटी, फिर लास्ट में देखा कि हमारी एक्टिविटी का इफेक्ट क्या हुआ है, जो हमने काम किया है उससे प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। ये हमारा आइडियल मेथड था, ये पूछ लेते हैं पेपर में। तो क्या है इसके अंदर? समस्या को पहचानना, इसके बारे में सोचना और संबंधित जानकारी को छांटने के माध्यम से समस्या को परिभाषित करना, उससे रिलेटेड जानकारी वगैरह सब कुछ ले रहे हैं हम। फिर हम उसके सॉल्यूशंस के ऊपर विचार वगैरह करते हैं, उसके बाद में रणनीति बनाते हैं, उसके बाद में उसको मूल्यांकन करते हैं। अब बाद में आता भैया प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड दिया था भैया, देखो दो चीज है प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। प्रोजेक्ट मेथड दिया तो था किलपैट्रिक ने, किसने दिया था? किलपैट्रिक ने, है ना। इनके गुरु थे पर जॉन डीवी इनके गुरु थे, किलपैट्रिक इनके शिष्य थे। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड का कंसेप्ट दिया था कि प्रोजेक्ट मेथड कोई चीज हो सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड विदाउट स्टेप, जो स्टेप दिए ना वो दिए किलपैट्रिक ने, और ये स्टेप ही प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो अगर क्वेश्चन कभी आए, अलग अलग पेपर में आया भी है कि किसने दिया, तो वो दिया है किलपैट्रिक ने। जॉन डीवी का अगर मान लीजिए दोनों के नाम है तो आप किलपैट्रिक देंगे, और मान लीजिए किसी एक का नाम है तो इन दोनों में से किसी एक का भी दे देंगे, क्योंकि हो सकता है वो वहां पे आपसे ये पूछ रहा हो कि प्रोजेक्ट मेथड का कंसेप्ट किसने दिया। कंसेप्ट दिया था जॉन डीवी ने, ठीक है, और जो आपका ये था ये दिया था आपने किलपैट्रिक ने, ठीक है। चलिए, प्रोवाइडिंग सिचुएशन, हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट मेथड के अंदर? कोई सिचुएशन प्रोवाइड कर दी, फिर प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लानिंग द ऑब्जेक्ट, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर इवेलुएट किया। समझ सकते हैं आप, तो इसके अंदर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने कोई सिचुएशन बनाई, उसके बाद में प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया उसके अंदर से, फिर हमने प्रोजेक्ट को जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी कर रहे थे, ठीक है, फिर हम एग्जीक्यूट किया आपने, फिर उसको बाद में इवेलुएट किया। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है।
5 स्टेप्स होते हैं आपके, दोबारा देख लीजिए। हिंदी में, हिंदी वालों ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए। डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड को भैया ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। डिस्कवरी मेथड को क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर 4 स्टेप होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और इवेल्युएशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बस मेथड के आपको स्टेप्स याद करने हैं, आपका हो जाएगा। ठीक है, खोज विधि या अन्वेषण विधि, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। दिखा देता हूँ, चलिए ये हो गया। तो भैया मेरी तरफ से आज की आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है, और इसके आपको जो दूसरा पेज मैंने आपको दिखाया था उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर इस पीडीएफ का आपको चाहिए तो मैंने बताया कि आप उस नंबर पे मैसेज करें या टेलीग्राम को हमारे चैनल को करें। आपको पुरानी जो वीडियोज़ हैं या पुरानी जो हमारी पीडीएफ हैं उसका आपको मिल जाएंगी। उसके अंदर जो नंबर दिया है उस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें तो अच्छा रहेगा। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपको प्रोसेस बता दी जाएगी। फ़ोनपे से हो रहा है भाई, ठीक है, फ़ोनपे से हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजना है तो मिल जाएंगे आपको नोट्स। पेड नोट्स हैं, 500 रुपीज़ है टोटल पूरे नोट्स के लिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, बच्चे पूछ रहे हैं कि पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए क्या सिस्टम है। तो भैया ये नोट्स हैं पेपर 1 के लिए हैं, क्योंकि पेपर 2 के अभी बन रहे हैं, मैं पेपर 2 के बना रहा हूँ। लेकिन जो हमारे से पेपर 1 के नोट्स लेगा उसको पेपर 2 के हम फ्री में ही दे देंगे। 500 बस पेपर 1 के लिए है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कौन कौन से बन चुके हैं। सीडीपी तो सेम ही है दोनों के अंदर, लेकिन जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर हम फिर जो मैथ्स भी करेंगे, मैथ्स भी पेपर 2 के हिसाब से भी कर लेंगे, और इसी तरह से हम हिंदी और इंग्लिश भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से आपको सोशल साइंस की पेडागोजी भी करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। आप देख रहे थे हमारा चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले और कमेंट कर दें। धन्यवाद।